वेलकम टू द जेसन क्रैश कोर्स। इस वीडियो सेशन के अंदर हम जेसन के हवाले से जानेंगे कि जेसन क्या है। ठीक है, ऑल्दो प्रीवियस सेशंस पर हमने एक्सएमएल के हवाले से तफसीलन देखा कि एक्सएमएल क्या है और हम उस पर किस तरह से वर्क करते हैं। ऑल्दो उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो कोर्स सेशन है वो आपको fahadhusaincs.blogspot.com से भी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी एज लाइक C, PHP एंड पाइथन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो सबसे पहले जेसन के हम थियोरेटिकल सेशन को समझते हैं कि थियोरेटिकली जेसन क्या चीज़ है और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे। तो जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इन सिंपल वर्ड जेसन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है एज लाइक एक्सएमएल। जिस तरह से एक्सएमएल पे आप डेटा स्टोर करते थे और उसके आप एक्सचेंज करते थे और उसके बाद रिट्रीव कर रहे होते थे, बिल्कुल इसी तरह से आप जेसन के अंदर भी काम करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मेट है या फॉर्मेशन है लिखने का वो काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू एक्सएमएल। ओके, तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। जेसन इज अ सिंटैक्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया टेक्नोलॉजी है और उसके जो सिंटैक्स है वो स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यानी डेटा को स्टोर करना और इसी तरह किसी दूसरे डेटा के साथ एक्सचेंज करना, जो कि हमने एक्सएमएल के अंदर भी देखा था। जेसन इज अ टेक्स्ट, ठीक है, रिटन विथ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एक टेक्स्ट बेस्ड जेसन है। सिंटैक्स इसकी और टेक्नोलॉजी जो कि जावा स्क्रिप्ट के जरिए ही मुमकिन है कि आप उसे लिख सकें और उस पर वर्क कर सकें। तो एक्सचेंजिंग डेटा से क्या मुराद है? व्हेन एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ सर्वर द डेटा कैन ओनली बी टेक्स्ट। जब भी हम किसी सर्वर से अपने डेटा को एक्सचेंज करेंगे, जो डेटा है वो हमेशा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा और वो टेक्स्ट उसी वक्त विजिबल हो सकता है जब वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से क्या हो, कन्वर्ट हो। ठीक है, एंड सेंड जेसन टू द सर्वर। जब वो जावा स्क्रिप्ट के जरिए से जेसन में कन्वर्ट होगा तो ही वो जेसन से सर्वर पर सेंड हो सकता है। यानी आपके पास कोई डेटा है, सबसे पहले तो जेसन में वही डेटा ट्रांसफर हो सकता है जो टेक्स्ट की फॉर्म में, और जब वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के जरिए से आप उसे कन्वर्ट करेंगे, देन आप सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। यही प्रोसीजर आपके रिसीव्ड डेटा के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आप इसे स्टोरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम एक्सएमएल में ऑलरेडी ही देख रहे थे कि टैग के अंदर जो भी डेटा लिखा जा रहा था वो स्टोर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सेंडिंग की भी हमने अभी देखी, डेफिनेशन यहाँ पर समझा कि सेंड के लिए भी वही टेक्निक यूज की जाएगी और रिसीविंग या एक्सचेंजिंग के लिए भी वही, जो कि सर्वर और जेसन के दरमियान है। इसके सिंटैक्स को समझने का आसान तरीका ये है कि जब भी आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और उसके बाद कॉलन डालकर वैल्यू लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नेम, तो नेम हमारा ये जेसन का फर्स्ट वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अभी जाहिर सी बात है यहाँ से देखकर समझना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले डेटा टाइप को देखेंगे तो वहां पर हमें सारी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी कि क्या है। लेकिन जेसन के अंदर जब भी आप वैल्यू लिखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो नेम एंड वैल्यू पेयर फॉर्म में होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक पेयर वैल्यू है, नेम है और ये इसकी वैल्यू है, यानी ये यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन किया और ये इसकी वैल्यू दे दी। जैसे कि ऊपर बताया जा रहा है, ए नेम वैल्यू पेयर कंसिस्ट ऑफ द फील्ड नेम इन डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के अंदर जो चीज है वो हमारे फील्ड का नाम है, ठीक है, फॉलोड बाय अ कॉलन। तो उसके बाद हमने कॉलन का इस्तेमाल किया, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू उसकी होगी, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप से मुश्तमिल है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेम वैल्यू हमने बात समझ ली, जेसन किस काम के लिए वो भी हमने देख लिया और ये उसके डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, कि जेसन के अंदर हम इन तमाम डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। वहां पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इसी तरह नंबर्स लिख सकते हैं विद डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जेसन के अंदर, एरे डिफाइन कर सकते हैं, बुलियन डेटा टाइप्स भी लिख सकते हैं यानी ट्रू एंड फॉल्स, इसी तरह नल वैल्यू भी दे सकते हैं। जबकि जेसन के अंदर जो वैलिड डेटा टाइप्स नहीं है उसके हवाले से भी हम जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ इन जावास्क्रिप्ट वैल्यू कैन बी ऑल ऑफ द अबव प्लस एनी अदर वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। आप इसमें एक्सप्रेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन है, डेट है, अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें किसमें होंगी? डबल कोटेशन के अंदर ही लिखी जाएंगी। कैन नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। जबकि ये तमाम चीजें आप जावास्क्रिप्ट में तो लिख सकते हो, लेकिन जेसन के अंदर आप इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जब मैं जेसन की वैल्यू को डिफाइन करूंगा तो वहां पर मैं फंक्शन नहीं ले सकता, वहां पर मैं डेट नहीं ले सकता और इसी तरह अनडिफाइंड कीवर्ड या डेटा टाइप को भी वहां पर प्रिंट नहीं करवा सकता। जब एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है तो वहां पर अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं, जेसन हम किस तरह से लिखेंगे और वैल्यू किस तरह से उसकी डिस्प्ले होती है और ये डेटा टाइप्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन पे ये जाना कि जब भी हम जेसन के फाइल को पे वर्क करेंगे या उससे डेटा रिट्रीव या एक्सचेंज करेंगे या रिसीव करेंगे तो वो काम
जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा। तो जब भी आप जेसन की फाइल के डेटा को देखोगे तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक जेसन की फाइल बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसका नाम रखता हूँ जेसन, ठीक है, जूम करते हैं, और जेसन फाइल डॉट जेसन 2 टाइम एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि जब मैंने जेसन लिखा है तो खुद ब खुद कमेंट में जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जेसन का डेटा जो है वो जावास्क्रिप्ट के बिहाफ पर ही वर्क कर रहा होता है। तो जेसन का डेटा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। इसके अंदर नेम, ठीक है, कॉलन फॉलोड बाय, जैसे हमने डेफिनेशन पे देखा था, यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद आप सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे व्हाटएवर जो भी होता है, फिर सेकंड वैल्यू होगी, फिर इसी तरह थर्ड वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। लेकिन ये तमाम वैल्यू आप देखोगे कि एक एरे के अंदर इनक्लोज होगा। फॉर एग्जांपल उस एरे का नाम है ARR, ठीक है, कॉलन लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर अनदर प्लेन ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर, अभी आप देख रहे हो कि एक एरे स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर, इसके पहले इंडेक्स के अंदर मैंने ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। इसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट कॉमा प्रेस करने के बाद ओपन क्लोज करूंगा। इसके अंदर जो तमाम मैं वैल्यूज लिख रहा हूं इस फॉर्म में, ये हमारे जेसन के डेटा टाइप के मुताबिक वैल्यूज हैं। यही चीज कॉपी होगी या इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यकीनी तौर पे, और यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इसी तरह से ये फाइल हमारी जेसन की चलती जाएगी, ठीक है। तो अभी जाहिर सी बात है, अभी इसमें हमने काम नहीं किया, तो यकीनी तौर पे ये देखने के बाद हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या काम हो रहा है और किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज इसलिए बताई कि जेसन की फाइल आपको इसी फॉर्म पर हमेशा दिखेगी, इस कर्ली ब्रैकेट के साथ। मुमकिन है कि उसमें इस लार्ज ब्रैकेट भी मौजूद हो, अभी हम इसे भी डिस्कस करेंगे कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और इसके अंदर तमाम डेटा आपका स्टोर होगा। तो अब मैं चलता हूं जेसन फाइल पर, जो कि हमारे HTML की फाइल है, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैंने एक P का टैग ओपन क्लोज किया और इसकी एक ID असाइन कर दी AA के नाम से। देन मैं नीचे आता हूं और स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज कर देता हूं। तो अभी आपने देखा जब मैंने जेसन की फाइल को क्रिएट किया था तो वहां पर मैंने डायरेक्टली ही एक एरे असाइन किया था, उसमें वैल्यू डाल दी थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो हर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत है। लिहाजा यहां पर मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूं और उसका नाम रखता हूं टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर मुझे जेसन का डेटा स्टोर करवाना होगा कि डेटा आप किस फॉर्म में यहां पर लिखना चाह रहे हो। लिहाजा इसके लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसी फॉर्मेट से आप तमाम वैल्यूज लिखते जाएंगे जिस फॉर्मेट पे अभी हमने देखा था, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, नंबर, नल वैल्यू, बूलियन वैल्यू, एरे एंड ऑब्जेक्ट, सो ऑन। तो लिहाजा सबसे पहले मैं स्ट्रिंग को कंसीडर करता हूं। तो अगर मैंने यहां पर एज लाइक यू नेम लिखा है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूं जावास्क्रिप्ट पे, मैं जेसन पे काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जेसन का सिंटैक्स ये कहता है कि नेम एंड की वैल्यू पेयर जो है, नेम एंड वैल्यू दोनों ही हमारे अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा में होने चाहिए, लेकिन अगर यहां का वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट पे नहीं है तो यकीनी तौर पे वो कोटेशन पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ की वैल्यू यकीनी तौर पर सिंगल या इन्वर्टेड कॉमा में जरूर होगी। ये करने के बाद मैंने पहली वैल्यू यहाँ पर डेटा टाइप की डिफाइन कर दी। इसके बाद कॉमा प्रेस करता हूँ, सेकंड वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ अपनी जेसन फाइल पे। लिहाजा नेम के बाद मैंने कहा रोल नंबर, ठीक है। हमें पता है रोल नंबर किस में होगा, इंटीजर में होगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका फर्स्ट एरिया है वो इन्वर्टेड कॉमा में जरूर होना चाहिए, जबकि सेकंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर है। इसी तरह नंबर्स, फर्स्ट में तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रिंग क्या है। अब मैं नंबर पे काम कर रहा हूं। नंबर दो तरह के हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ हाइट, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर पॉइंट पे वैल्यू डिसाइन कर सकूं। तो मैंने लिख दिया 5.11 कॉमा, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर हमारे डेटा टाइप्स, दो डेटा टाइप्स हो गए जो अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो स्ट्रिंग भी देख लिया हमने और नंबर भी देख लिया। इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से पहले जरूरी है कि हम एरे को समझ लें, बूलियन को समझ लें और नल को समझ लें, ठीक है। लिहाजा एरे के लिए इस वक्त मैं इसी वेरिएबल के अंदर मौजूद हूँ। एरे के लिए आप एरे का नाम चूज करते हो, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हो। तो मैंने इसका नाम रखा फॉर एग्जाम्पल
एड्रेस कॉलन कर्ली ब्रैकेट ओपन, नो लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस कर देते हैं। तो इस वक्त मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, इस एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेजिग्नेशन, तो मैंने यहाँ लिखा फहद हुसैन, या फर्स्ट नेम फहद लिखते हैं, सेकंड नेम हुसैन, एंड द थर्ड वन इज फैकल्टी। तो तीसरे डेटा टाइप भी हमने यहाँ पर देख लिया कि एरे किस तरह से जेसन के अंदर लिखा जाता है और उस पर वर्किंग की जाती है। यहाँ पर हमने ये रिट्रीव कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि नल वैल्यू किस तरह से डिस्कस की जाएगी, ठीक है। नल भी डेटा टाइप्स है और बुलियन भी डेटा टाइप्स है, लिहाजा इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर सैलरी, ठीक है, और सैलरी में मैं अभी डिफाइन करना चाह रहा हूँ नल। तो नल डेटा टाइप भी यहाँ पर हमने वर्क कर लिया। इसी तरह बुलियन वैल्यू है जो कि ट्रू एंड फॉल्स पे है, लिहाजा मैं मैरिट पे फॉल्स लिख देता हूं। ये डेटा टाइप भी हमारा हो गया और कॉमा प्रेस कर दिया। अब फाइनली हमारे पास एक डेटा टाइप्स की वैल्यू बच गई जिसे हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे हम डिफाइन कर चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, लिहाजा ऑब्जेक्ट के लिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं एड्रेस, और इससे मैं नाम दे देता हूं एरे का, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर लिखते हैं, जिस तरह से हम स्टार्टिंग से जो भी काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट नेम सजेस्ट कर रहा हूं ताकि हमें समझना हमारे लिए आसान हो जाए कि जेसन में काम ही ऑब्जेक्ट बेस होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे और जितने डेटा टाइप्स वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं। लिहाजा मैंने एड्रेस के नाम से बनाया है, तो सबसे पहले मैंने यह नाम चूज कर लिया हाउस नंबर, ठीक है, इसी तरह स्ट्रीट और इसी तरह कॉलोनी, ठीक है। स्ट्रीट नंबर मैंने लिख दिया 45, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर 8, एंड इसी तरह कॉलोनी हमारे मैंने लिख दिया खारो। ओके, तो तमाम डेटा टाइप्स यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली तमाम को सजेस्ट कर लिया है, असाइन कर लिया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके बाद नंबर्स हैं, नंबर्स के बाद हमने एरे देखा, फिर नल डेटा टाइप्स देखा, फिर हमने बुलियन वैल्यू देखी, और उसके बाद हमने क्या देखा है ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है और उसमें वैल्यू असाइन की जाती है। तो हम अपने पेज पे चलते हैं और यहाँ से भी मैच कर लेते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलियन एंड नल, तमाम डेटा टाइप्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस टेक्स्ट को विजिबल करना चाहता हूँ, इस जेसन फाइल के अंदर जितना भी डेटा है हमारे पास उसे मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा डिस्प्ले करवाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप अपने कंसोल फाइल पे करवा लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि डॉम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए कर लें। तो सबसे पहले हम कंसोल पे करेंगे, उसके बाद डॉम पे भी काम करके देखेंगे। लिहाजा मैंने लिखा console डॉट लॉग, ठीक है, क्या नाम है वेरिएबल का, टेक्स्ट। मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अभी डिस्प्ले नहीं है, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, कंसोल पर आऊंगा और आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं जेसन पे वो किस पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बेस पे ही कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लिहाजा हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते कंप्लीटली, उसका तरीका तो है जो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन इस वक्त ऑब्जेक्ट की आप एक सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम चाहता हूं तो मैं कॉपी किया, टेक्स्ट डॉट नेम, कंट्रोल एस, रिफ्रेश द पेज, एंड नाउ नेम डिस्प्ले, ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि एरे की वैल्यू हो, लेकिन एरे खुद कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, लिहाजा मैंने सिर्फ अभी एरे लिखा है, कंट्रोल एस करता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, आप देख रहे हो कि एरे की तमाम वैल्यूज यहां पर डिस्प्ले हो चुकी हैं, ठीक है। एरे की एक एक्चुअल वैल्यू एक चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ले लूंगा, ठीक है। इसी तरह मुझे मैरिड वैल्यू चाहिए, मैंने कॉपी किया, टेक्स्ट के अंदर लिखा, कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, फॉल्स वैल्यू डिस्प्ले हो गई, ठीक है। सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से तमाम वैल्यू को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूं। एड्रेस को भी एक दफा देख लेते हैं, एड्रेस के अंदर कलेक्शन वैल्यू है, कंट्रोल एस, ठीक है, तमाम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज यहां पर डिस्प्ले हो गई।
तो इंडिविजुअली मैं तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकता हूं, और जो हमने यहां पर भी देखा, इसी तरह इस काम को अगर मैं डॉम के जरिए से करना चाहता हूं, जो कि पी का टैग ऊपर मौजूद है, लिहाजा इसके लिए मैं यहां पर आता हूं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है AA, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल साइन, और जो नाम मैं यहां लिख रहा था टेक्स्ट डॉट एड्रेस पर, वो इक्वल साइन के बाद लिखूंगा, सेमीकोलन। कंसोल को थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं, Ctrl+S, रिफ्रेश द पेज, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पर क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी वजह क्या है कि एड्रेस की वैल्यू कंसोल पे तो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन डॉम बेस पर डिस्प्ले नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि जहां पर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स थे, जब हमने स्टार्टिंग पे टेक्स्ट को देखा था तो ऑब्जेक्ट लिखा आया था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स थे। और जब मैं एड्रेस को डिस्प्ले कर रहा हूं तो इसमें भी ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो इसे डिस्प्ले करवाने के लिए जरूरी है कि जो एक्चुअल वैल्यू है मैं एड्रेस के आगे वो भी लिखूं। तो Ctrl+S किया, अब मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूं किसे, हाउस नंबर को। तो आपने देखा कि सक्सेसफुली वो वैल्यू वहां पर लिखी हुई आ चुकी है। इसी तरह मैं कॉलोनी को चाह रहा हूं, मैंने कॉपी किया, हाउस नंबर से रिप्लेस किया, Ctrl+S, रिफ्रेश द पेज, एंड वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो जो काम कंसोल से कर रहे थे हमने, वो भी हमने देखा, और उसी तरह हम डॉम पर उसे किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं वो भी हमने देखा। लेकिन फर्क क्या है, ऑब्जेक्ट का है। जहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, हम कलेक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसकी लास्ट वैल्यू तक की रेंज बतानी होती है कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू मौजूद है। जब हमारा एक्सेस वहां तक पहुंचता है तो वो चीज सक्सेसफुली हमारी डिस्प्ले हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कोटेशन मौजूद नहीं था, मैंने इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में कर लिया है, ठीक है, ये मिस हो गया था। अब हमें एक चीज समझनी है थोड़ी एडवांस लेवल की, जो कि हम यहाँ पर अभी कर भी रहे थे, कि हमने एरे के हर एक इंडेक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, ठीक है ना। तो अभी तो हमने तमाम डेटा टाइप्स को इंडिविजुअली देखा है यहाँ पर, लिहाजा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एरे बनाऊं और उस एरे के अंदर तमाम इंडेक्स उसका क्या हो, ऑब्जेक्ट बेस हो। लिहाजा इसके लिए मैंने इसका नाम रखा ARROBJ कॉलन लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, कॉमा, ठीक है। क्योंकि हम ये काम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, लिहाजा मैंने इसी कोड को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इस के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी तरह इस कर्ली ब्रैकेट को अब मैं कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट किया मैंने, और दोबारा इसी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया यहाँ पर। यानी कि फर्स्ट एरे के इंडेक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड इंडेक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और थर्ड इंडेक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा एरे यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो लिहाजा मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमारे जेसन फाइल की है, जो कि स्टार्टिंग से चल रही है, ठीक है। लिहाजा अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसकी तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहूंगा तो सबसे पहले तो आइट्रेशन की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ रीनेम कर रहा हूँ ताकि समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कि कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो जिस तरह पहले हम इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एरे के अंदर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लिया और उसे मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूं। लिहाजा इसके लिए मुझे एक एरे डिस्प्ले करना होगा, लूप डिस्प्ले करवाना होगा, और उस लूप के जरिए से मैं इन तमाम वैल्यू को एक्सेस करूंगा जो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इसके लिए हम अपने स्क्रिप्ट एरिया पे आते हैं और यहाँ पर लूपिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ रिजल्ट सिंगल कोटेशन क्लोज। उसके बाद मैंने एक लूप डिफाइन करना है, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू एरे ऑब्जेक्ट की लेंथ तक चलना चाहिए, ठीक है ना, डॉट लेंथ। इससे मुराद ये है कि इसकी जितनी भी लेंथ है, इसके अंदर जितनी वैल्यूज की लेंथ है, उसके मुताबिक ही ये लूप चलेगा, ठीक है ना, जब तक इसकी वैल्यूज से लेस देन होती है। देन उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, i प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर क्या करना है, मुझे एक एक करके डेटा को रिट्रीव करना है। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने वेरिएबल को लिया जिसका नाम रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट को लेने के बाद मैंने कहा कि इसकी एक एक वैल्यू को लो और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे जाके प्रिंट करो या उस वेरिएबल पे प्रिंट करो जो कि मैं यहां पर अभी मेंशन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैंने कहा इस वैल्यू को लो आप h1 टैग के अंदर, ठीक है। ये h1 टैग ओपन हुआ, यहां पर h1 टैग सिंगल कोटेशन में क्या हो जाएगा,
क्लोज हो जाएगा क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हूँ, यही वजह है कि मैं HTML के टैग को इस तरह से ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, किस वैल्यू को रिट्रीव करना है। मैंने कहा कि जितने आइट्रेशन है मेरे उसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, एरे ऑब्जेक्ट के अंदर, इसमें जितने भी 3 अलग अलग हाउस नंबर है ना, उन्हें डिस्प्ले करवाना है। तो लिहाजा इसके लिए मैंने इसका नाम लिखा सबसे पहले और कहा कि इसकी हर आइट्रेशन पे जाओ। तो हर आइट्रेशन पे लाने के लिए मुझे आई की वैल्यू डिफाइन करनी होगी और उसके बाद मैं कहता हूं कि हर आइट्रेशन के अंदर जो हाउस नंबर है उसे डिस्प्ले कर दो। लिहाजा हाउस नंबर को यहां से मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया। लिहाजा ये सिंपल सी लॉजिक है कि एक वेरिएबल लिया जो कि एम्प्टी है यहाँ पर, और उसके बाद मैंने लूप के थ्रू बताया कि इस वेरिएबल के अंदर हर आइट्रेशन पे एरे ऑब्जेक्ट के अंदर हर इंडेक्स पे जो हाउस नंबर मौजूद है वो बार बार इसमें आता रहेगा और इस पे क्या होता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। लिहाजा ये करने के बाद हम एक ओके, तो सबसे पहले तो मैंने डॉम को लूप के बाहर कॉल किया है, ठीक है, और इस रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ और डबल बी के नाम से टैग मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर h1 के टैग को, ठीक है। दूसरी बात अहम ये थी कि मैं ऑलरेडी ही एक ऑब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट है। तो लिहाजा मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर अनदर एरे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एरे ऑब्जेक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे 3 इंडेक्स के अंदर अनदर ऑब्जेक्ट्स वैल्यू मौजूद है। लिहाजा जो कर्ली ब्रैकेट नीचे क्लोज हो रही है मैं उसे इस एरे से पहले क्लोज कर दूंगा। दूसरी बात, जब भी मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, उससे पहले मैं एक कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ वार का। लिहाजा वार कीवर्ड के साथ मैंने वैल्यू डिफाइन की और उसके बाद इसकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे डिफाइन की थी। लिहाजा इसके बाद कंट्रोल एस किया मैंने और तमाम लॉजिक हमारी वैसी ही है। फॉर लूप के बिहाफ पर ये चीजें चल रही हैं और डॉम के जरिए से h1 का टैग है जिसमें हर दफा लाइन पर वो वैल्यू जा रही है और वो हाउस नंबर वहां पर डिस्प्ले कर रही है। लिहाजा इसके बाद जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें ये तीनों रिकॉर्ड h1 के अंदर वैसे ही दिख रहे हैं, जबकि जो एड्रेस मैंने p के टैग में लिया हुआ वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद है, ठीक है। लिहाजा अब मैं अगर यहाँ पर हाउस नंबर की जगह कॉलोनी लेकर आता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख रहे हो कि जो जो एड्रेस मैंने सेम ही लिखा हुआ है तीनों जगह, अगर आप कोड पे भी देखो तो, ठीक है। तो यही वजह है कि वो तीनों चीज़ें यहाँ सक्सेसफुली डिस्प्लेड हो चुकी हैं। तो अभी तक हमने तमाम डेटा टाइप्स देखे कि किस तरह से हम डेटा टाइप्स को लिखते हैं जेसन के फाइल के अंदर, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एरे, ना सिर्फ हमने सिंपल एरे यहाँ पर डिस्प्ले किया बल्कि उसके बाद देखा कि हम एरे के हर इंडेक्स में किस तरह से एक सेपरेट जेसन के रिस्पेक्ट से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो उस रिप्रेजेंटेशन को मैंने एक एरे के इंडेक्स में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो एक एरे का इंडेक्स ये हो गया, एक ये हो गया और इसी तरह एक ये हो गया। अब बात की जाती है कि अगर मैं चाहता हूं कि एक ही डॉम ऑब्जेक्ट के जरिए से किसी टैग के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यू डिस्प्ले कराऊं, तो इसके लिए मुझे जेसन एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंगिफाई फंक्शन। उसके जरिए से आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इन टर्म ऑफ एरे अपने वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करवा सकते हो। कैसे, वो हम देखते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं लास्ट पर आता हूं और यहां पर आकर हम स्ट्रिंगिफाई फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले डॉम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जहां पर मैं डिस्प्ले कराऊंगा उसका नाम, उसके बाद इनर HTML, देन फाइनली मुझे यहां पर बताना है कि जिस फाइल को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उससे पहले आप लिखोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे जेसन का जिसे आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। तो मैं फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जिसका नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, टेक्स्ट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब अगर मैं डायरेक्टली कोशिश कर रहा था तो वहां पर ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा था, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं और मैं एक और टैग बना लेता हूं यहाँ पर h4 के नाम से, ठीक है, और इसको आईडी असाइन कर देते हैं हम CC, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर CC को, कंट्रोल एस एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हो कि पूरी वैल्यू ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। अब जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी, पहले जब मैं ऐसे कोशिश कर रहा था तो वो वैल्यू वहां पर ऑब्जेक्ट लिखी हुई आ रही थी क्योंकि आप डायरेक्टली उसे कॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंगिफाई के जरिए से क्या हुआ, वो तमाम वैल्यू वहां पर डिस्प्लेड हो चुकी है और आसानी के साथ अब मैं देख सकता हूं कि मेरे जेसन के अंदर किस फॉर्म में रिकॉर्ड या डेटा मौजूद है।
नाउ फाइनली अब चलते हैं हम कि किस तरह से जेसन के अंदर हम अपने टेक्स्ट डेटा को पार्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमने यहाँ पर देख लिया कि स्ट्रिंगिफाई के जरिए से ये काम कैसे हो रहा है, तमाम डेटा टाइप्स कैसे लिखे जाते हैं जेसन के अंदर, उनकी वैल्यू किस तरह से रिट्रीव हो रही है, प्रिंट हो रही है। अब मैं किसी एक्चुअल वैल्यू को पार्स करना चाह रहा हूँ, लिहाजा इसके लिए जिस तरह मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसी तरह मैं इस्तेमाल करूंगा जेसन डॉट पार्स। ठीक है, लिहाजा इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं। इसी टेक्स्ट फाइल को हम यूज कर लेते हैं, यानी जेसन के जो ऊपर बना हुआ है। लिहाजा यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ओबीजे के नाम से, जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर आके मैंने लिखा जेसन डॉट पार्स। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पर मैं टेक्स्ट का नाम, उसके बाद जिसे मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम डबल डी के नाम से एक बना लेंगे, सी के नाम से बना हुआ है, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑब्जेक्ट के जरिए से दो चीजें लेकर आनी है, एक वक्त में तो मैं एक ही चीज डिस्प्ले करवा सक रहा था ना, लेकिन पार्स के जरिए से क्या होगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के अंदर मौजूद एक से ज्यादा चीजों को एक ही टैग के अंदर डिस्प्ले करवा सकता हूं। कैसे, तो मैंने लिखा ओबीजे डॉट, ठीक है, जूम आउट करते हैं, तो ओबीजे के अंदर मुझे पहले चाहिए नेम, तो मैंने नेम कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद मुझे गैप चाहिए, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और इसके अंदर कॉमा प्रेस कर दिया, यानी पहले फहद हुसैन लिखा आएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे चाहिए ओबीजे डॉट हाइट, तो मैंने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया हाइट को, और उसके बाद मैंने इस को टर्मिनेट कर दिया। तो क्या कर रहा हूं मैंने ओबीजे वेरिएबल जिसके अंदर मैंने अपने जेसन फाइल को पार्स करवा दिया है, उसको यूज करते हुए मैं दो चीजें एक ही टैग के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसका नाम, जिसकी आईडी क्या होगी, डबल डी होगी। लिहाजा H4 को कॉपी किया, पेस्ट, और डबल सी को मैंने डबल डी से एक्सचेंज किया, कंट्रोल एस, लेट्स सी। अच्छा जी, ये डिस्प्ले नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर लिया, ऑल्दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, एक सिंपल सी यहाँ पर फाइल बना दी ताकि हमें पार्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, वहाँ पर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पर मैंने पार्ट्स किया, वैल्यू को एक सिंपल जेसन फाइल बनाई 3 वेरिएबल्स के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक H4 का टैग है हमारे पास जिसका नाम डबल डी है, उसकी आईडी असाइन की हुई है, उसके अंदर मैं दो वैल्यूज़ को एक साथ डिस्प्ले करवा रहा हूँ बाय यूजिंग पार्ट्स कॉन्सेप्ट, और वो सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो ये ओवरऑल जेसन का एक कोर्स था जिसमें हमने क्रैश में ये जाना कि जेसन फाइल क्या है, किस तरह से वर्क करती है। ऑल्दो अब हमारा कमेंट का काम यहाँ पर हो चुका है, लिहाजा मैं यहाँ से इस कमेंट को हटा देता हूँ। तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस किया। फर्स्टली हमने देखा जेसन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने तमाम वेरिएबल्स को डिस्कस किया। वेरिएबल डिस्कस करने के बाद हमने ये देखा कि हम उसे लिखकर किस तरह से रिट्रीव करते हैं। फिर हमने एरे के बाद देखा कि एरे के अंदर हर एक इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। फिर हमने डॉम ऑब्जेक्ट और कंसोल के जरिए उसे डिस्प्ले करवाया। देन हमने एरे के अंदर मौजूद वैल्यू को फॉर लूप के जरिए से आइट्रेट करवाया कि इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करवाया जा सकता है। फिर स्ट्रिंगिफाई के जरिए से हमने ओवरऑल ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिस्प्ले करवाई। एंड फाइनली हमने देखा कि जिस तरह से हम एक्सएमएल के अंदर पार्स करते थे, तो जेसन में हम किस तरह से पार्स करके उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। अब लास्ट पे हम ये देखेंगे कि हम जेसन हमने पढ़ तो लिया और समझ भी लिया कि जेसन में क्या काम हो रहा है, तो बेसिक डिफरेंस एक्सएमएल और जेसन में है क्या। ठीक है, उन चीजों को हम देखेंगे। सिंपल सी इमेज है जिसके आप देख रहे हो कि एक तरफ एक्सएमएल की फाइल का डेटा मौजूद है और एक तरफ जेसन का डेटा मौजूद है। तो इसको बजाय देखने से हम अंदाजा हो रहा है कि जो काम आप जेसन की फाइल के अंदर कर रहे हो उसको लिखना और उसको समझना हमारे लिए काफी आसान है बनिस्बत एक्सएमएल के। तो एक्सएमएल के अंदर लिखना कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, जबकि जेसन के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, क्योंकि अगर आपने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, होपफुली जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी हुई है, तो उसके बिहाफ पर उसको समझना आसान है कि सेमी कॉलन आएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करनी है। जबकि टैग के अंदर चीजों को इनक्लोज करने के चांसेस मिस्टेक के ज्यादा हैं, कहीं पे क्लोजिंग टैग मिस हो गया, कहीं ओपनिंग टैग मिस हो गया। इसी तरह इसके अंदर डेटा को रिट्रीव करना एक्सएमएल एज कम्पेयर टू जेसन काफी मुश्किल है। एक्सएमएल के अंदर हम रिट्रीवल काफी मुश्किल से कर रहे थे, जबकि वही काम जेसन के अंदर हमारे लिए काफी आसान हो गया। अभी हमने स्ट्रिंगिफाई के जरिए तमाम वैल्यू डिस्प्ले करके देखी।
इसी तरह फिर हमने पार्स करके देखा, फिर इसी तरह लूपिंग के जरिए से भी देखा कि हम उसकी वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सएमएल और जेसन का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ज्यादा जगहों पर हम जेसन को इसलिए प्रेफर करते हैं कि उस जेसन की फाइल को क्रिएट करना, लिखना और उसके बाद उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना काफी आसान है एज कम्पेयर टू एक्सएमएल। और ओवरऑल जितने भी वेरिएबल्स थे जेसन के अंदर, ऐसे कोई भी वेरिएबल्स एक्सएमएल के अंदर मौजूद नहीं है। एक्सएमएल के अंदर हम आईडी देते हैं या फिर नेम स्पेस डिफाइन करते हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स है हैंडल करना। लेकिन जेसन के अंदर आपने देखा कि तमाम चीजें वेरिएबल्स के बिहाफ पर लिखी जा रही हैं और उसकी वर्किंग हो रही है, लिहाजा इसमें कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी है और काम हमारे लिए आसान हो गया।